गाइस आज हम शुरुआत करने वाले हैं जर्नल पैथोलॉजी के सेलुलर एडेप्टेशन चैप्टर से, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। सबसे पहले हमें समझना है कि सेलुलर एडेप्टेशन होता क्या है। गाइस सेलुलर एडेप्टेशन होता है जब भी हमारी सेल के ऊपर कोई बाहरी स्ट्रेस आता है तो सेल सरवाइव करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस करता है, यानी अपने अंदर कुछ एडेप्टेशन करता है ताकि वो ज़िंदा रह सके। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो जो बाहरी स्ट्रेस जो हमारा आता है वो पैथोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल कैसा भी स्ट्रेस हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले आप समझिए इसका डेफिनेशन। इट इज़ रिवर्सिबल स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्ट्रेस। गाइस सबसे पहले समझिए इसमें कि रिवर्सिबल का मतलब क्या है। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर हम उसके ऊपर से स्ट्रेस हटा देंगे तो वो सेल अपना पुरानी फॉर्म में चला जाएगा, जो उसका नॉर्मल कंडीशन था पहले वाला वो वापस से उसमें चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात ये है कि सेल अपना नॉर्मल कंडीशन में तो चला जाता है लेकिन होम्योस्टेसिस उसका डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये होम्योस्टेसिस क्या होता है, सर ने क्या बोल दिया है। होम्योस्टेसिस समझिए आप होता क्या है। होम्योस्टेसिस होता है सेल का स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट टू सपोर्ट इट्स नॉर्मल फंक्शन। जो सेल का नॉर्मल फंक्शन को सपोर्ट करता है उसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। अब समझिए अगर किसी इंसान के कोई चोट लग जाती है तो उसका ऑर्गन या उसका बॉडी पार्ट वो पहले जैसा तो नहीं हो जाता, उसमें कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब होता ही है, कुछ तो चेंज होता है, जैसा स्कार बन जाता है। तो ऐसे ही सेम सेल के अंदर जो है वापस नॉर्मल कंडीशन में जा चला तो जाता है लेकिन उसका होम्योस्टेसिस जो है डिस्टर्ब हो जाता है। अब सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट हमने बनाया है उसको समझेंगे। ये नॉर्मल सेल है जो अपना नॉर्मल होम्योस्टेसिस में काम कर रहा है। अभी इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आया है। अब गाइस इसके ऊपर जो है बाहरी कोई भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस आता है जिसमें सेल क्या करता है अपने आप को बचाने के लिए एडेप्टेशन करता है। लेकिन अगर यही हमारा जो स्ट्रेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारा परसिस्ट होता है या फिर सीवियर कंडीशन में हो जाता है तो सेल हमारा चला जाता है कहाँ, सेल हमारा चला जाता है सेल इंजरी में। सेल हमारा इंजर्ड हो जाता है। तो गाइस वैसे तो हम सेल इंजरी अलग से टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। सेल इंजरी भी हमारा टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरा होता है हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी वो होता है जिसमें जाने के बाद भी सेल हमारा जिंदा वापस हो सकता है, यानी कुछ कंडीशन है वहां से हमारा सेल जिंदा वापस बच सकता है। लेकिन अगर हमारा सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर एक बार एंटर कर गया तो फिर इसको क्या हो जाएगा, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, फिर इसका जिंदा बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसके अंदर भी हमारा दो तरह का हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है। नंबर वन होता है हमारा एपोप्टोसिस, जो कि हमारा एक सिंगल सेल के लिए हमारा होता है। और एक होता है हमारा ये एपोप्टोसिस में हमारा सिंगल सेल डेथ होती है और हमारा नेक्रोसिस जो है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है, हमारा इसमें पूरा ग्रुप ऑफ सेल का डेथ होता है। तो जैसे कि हम सेल इंजरी अब आने वाले अपकमिंग चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, सेलुलर एडेप्टेशन। तो अभी हम सेलुलर एडेप्टेशन पे ही फोकस करेंगे। सबसे पहले आता है सेलुलर एडेप्टेशन के टाइप्स क्या हैं। तो सेलुलर एडेप्टेशन हमारा 5 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है हमारा हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। अब ये आपको लग रहा हो कि ये क्या बता रहे हैं सर, क्या बता रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल आपको पूरा पूरा समझ आ जाएगा। हाइपरट्रोफी, सबसे पहले देखिए हाइपरट्रोफी होता क्या है। हाइपरट्रोफी होता है सेल का साइज इंक्रीज होना। हाइपरप्लेजिया यानी सेल का नंबर इंक्रीज होना। एट्रोफी वही हमारा सेल का साइज डिक्रीज होना। तो सबसे पहले आप समझिए, ऐसे रट्टा हमको नहीं मारना है, हमें समझना है। गाइस देखिए सबसे पहले हम स्कूल में या कहीं भी हम किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, ये एक मतलब समझने वाला हम आपको एक निमोनिक जैसा बता रहे हैं, वो समझ लीजिए आप। किसी भी जगह हम कंपटीशन में भाग लेते हैं तो हमको वहाँ पे फर्स्ट आने पे क्या मिलता है, ट्रॉफी। तो अब एक ट्रॉफी छोटा है, एक ट्रॉफी है बड़ा, तो जाहिर सी बात है सबका ध्यान जाएगा बड़ी वाली ट्रॉफी पे। तो यहाँ पे समझने वाली एक हमें याद रखने वाली चीज़ ये है, ट्रॉफी मतलब साइज, यानी हमें वहाँ से वो ट्रॉफी के साइज से हमें वो ट्रॉफी का एक निमोनिक जैसा तैयार कर लेना है। ट्रॉफी यानी साइज और प्लेजिया यानी नंबर।
तो अब हमें याद रखना है, ट्रॉफी हमारा होता है साइज और प्लेजिया होता है हमारा नंबर। तो सबसे पहले हम इसका पहले वाला पढ़ेंगे, हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी अब हम पढ़ेंगे। अब आप समझ गए होंगे हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज होना। तो हाइपरट्रॉफी देखिए यहाँ पे जैसे हमारा नॉर्मल सेल है, इस पे हमारा बाहरी स्ट्रेस लगा, तो सेल ने अपने अंदर क्या किया, एडेप्टेशन, और सेल का साइज क्या हो गया, इंक्रीज। तो इसका हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ पेरेन्काइमल सेल रिजल्टिंग इन एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू। गाइस समझने वाली बात यह है, जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो जाहिर है कि उसका ऑर्गन का साइज भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा वैसे ही ऑर्गन का साइज भी बढ़ जाएगा, बट विदाउट एनी चेंज इन द नंबर ऑफ सेल, यानी सेल का नंबर में कोई चेंज नहीं होगा और साइज इंक्रीज हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी मे बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, इन ईदर केस इट इज कोज बाय इंक्रीज फंक्शनल डिमांड और बाय हार्मोनल स्टिमुलेशन। यानी ये क्या है, हमारा एक्टिव होता है किससे, हार्मोनल स्टिमुलेशन या फिर फंक्शनल डिमांड से। कोई फंक्शनल डिमांड अगर आएगी उससे हमारा स्टिमुलेट होता है, या फिर किसी हार्मोनल स्टिमुलेशन से हमारा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सेल क्या करेगा, एडेप्टेशन यानी हाइपरट्रॉफी, उसका साइज क्या बढ़ा देगा। जैसा कि इसका टाइप्स आता है हमारा, नंबर ए आता है हमारा फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, और दूसरा होता है हमारा पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी को भी हम समझेंगे। एनलार्ज साइज ऑफ द यूट्रस इन प्रेगनेंसी, हमारा यूट्रस का साइज जो है बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। तो ये सेम एग्जाम्पल जो हमारा यूट्रस वाला एग्जाम्पल है, ये सेम एग्जाम्पल हमारा फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का भी है और हाइपरप्लेजिया का भी है, क्योंकि हमारा मायोमेट्रियम का क्या है, सेल काउंट बढ़ जाता है, जिससे हमारी मायोमेट्रियम लेयर क्या है, मोटी हो जाती है। ये हाइपरप्लेजिया का भी एग्जाम्पल है। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं टाइप बी, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में हम सबसे पहला एग्जांपल पढ़ेंगे, हाइपरट्रॉफी इन स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का हाइपरट्रॉफी होता है इसमें, जो हमारा, अब हाइपरट्रॉफी इन स्मूथ मसल में हमारा टाइप ए है कार्डियक एक्लेजिया। बहुत समझने वाली चीज़ है, बहुत ध्यान से समझेंगे। कार्डियक एक्लेजिया होता क्या है गाइज, हमारा जो खाना हम खाते हैं, हमारा फूड पाइप होता है ईसोफेगस, जो कि हमारा स्टमक में जाके खुलता है, वहाँ से वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वो हमारा पूरा प्रोसेस एक चलता है। तो समझने वाली चीज़ ये है कि कार्डियक एक्लेजिया क्या होता है। कार्डियक एक्लेजिया होता है जब हमारा फूड हमारा एलईएस से अंदर नहीं जा पाता। एलईएस क्या है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये इसका वजह क्या है, अंदर ना जाना, फूड अंदर जा क्यों नहीं पाता, क्योंकि हमारा ईसोफेगस का जो ये सेल है, ये हमारा थिक हो जाता है, इसका हाइपरट्रोफी हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, और ये ओपनिंग नहीं होने की वजह से हमारा फूड जो है अंदर एंटर नहीं हो पाता। इसको बोलते हैं हम कार्डियक एक्लेजिया। इन दिस हाइपरट्रोफी वॉल ऑफ ईसोफेगस थिकन ड्यू टू हाइपरट्रोफी। अब इसका बी पढ़ेंगे हम, पाइलोरिक स्टिनोसिस। पाइलोरिक स्टिनोसिस क्या होता है, ये भी हमारा स्टमक में होता है। जो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है, सेम इसी की तरह हमारा फूड यहाँ से नीचे नहीं जा पाता, ये हमारा ऊपर नहीं हो पाता, इसको बोलते हैं हम पाइलोरिक स्टिनोसिस। तो देखिए हमारा एक एग्जांपल से ही हमारा दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक कार्डियक एक्लेजिया, एक पाइलोरिक स्टिनोसिस। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत रट्टा नहीं मारना है। फूड एक्यूमुलेशन इन स्टमक कैन नॉट गो इनटू इंटेस्टाइन। तो यहाँ से हमारा खाना स्टमक में एंटर नहीं हो रहा था, और यहाँ से हमारा जो है खाना पाइलोरिक स्फिंक्टर से हमारा इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है। ठीक है, अब हमने अभी हाइपरट्रोफी इन स्मूथ मसल पढ़ा था, अब हम उसका नंबर 2 पढ़ेंगे, हाइपरट्रोफी ऑफ स्केलेटल मसल। हाइपरट्रोफी ऑफ स्केलेटल मसल हमें देखने को मिलता है लेबरर और एथलीट्स में। देखते हैं कि उनका मसल थोड़ा वो मस्कुलर होते हैं, थोड़ा उनका साइज भी बड़ा होता है मसल्स का। ये होता है कि इस वजह से उनकी स्केलेटल मसल का हाइपरट्रोफी हो जाता है, यानी सेल का साइज बढ़ जाता है। गाइस नंबर 3 हमारा होता है कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी। कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी होता क्या है, जो हमारा ऑर्गन पेयर में होता है, जैसा हमारा किडनी, लंग्स या फिर कोई ग्लैंड, ऐसे ऑर्गन का क्या होता है, अगर हमारा कोई कॉन्ट्रालेटरल हमारा ऑर्गन रिमूव हो जाता है, उन दो में से कोई एक रिमूव हो जाता है, जो दूसरा वाला जो ऑर्गन बचता है हमारा, उस पर जो है स्ट्रेस आता है, या फिर ये मान लो, ये बोल सकते हैं कि उस पर हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है, जिससे उस ऑर्गन का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका हाइपरट्रोफी हो जाता है।
अब उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। फॉलोइंग नेफ्रेक्टमी on one side in young patient there is compensatory hypertrophy as well as hyperplasia of nephrons of the other kidney। यानी ये बोल रहा है कि अगर किसी यंग पेशेंट में जब कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी होता है नेफ्रेक्टमी के टाइम, नेफ्रेक्टमी में हमारा कोई हमारा किडनी निकाल देते हैं तो दूसरा किडनी पे क्या होता है, हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है, स्ट्रेस आता है और उसका साइज़ क्या बढ़ जाता है। अब यही सेम एग्जांपल दो चीज़ों में हमारा काम करता है। हाइपरप्लेजिया में भी ये काम आता है, हाइपरप्लेजिया ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द अदर किडनी। समझ रहे हैं, हाइपरट्रोफी का भी यही एग्जांपल है और हाइपरप्लेजिया का भी ये एग्जांपल है। ठीक है गाइस, सेलुलर एडेप्टेशन में टाइप 2 आता है। अब हमारा हाइपरट्रोफी के बाद हमारा आता है हाइपरप्लेजिया। जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि हाइपरट्रोफी यानी सेल साइज का इंक्रीज होना और हाइपरप्लेजिया क्या है, सेल का काउंट का इंक्रीज होना, यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना। ठीक है, नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज होगा तो यानी जाहिर है कि उसमें ऑर्गन का साइज भी हमारा क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, हाइपरप्लेजिया इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स रिजल्टिंग इन एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है, अब समझ लीजिए कि ये है हमारा नॉर्मल सेल साइज, इतना ये हमारा नॉर्मल सेल साइज है। इस पे बाहर से कोई स्ट्रेस आया तो ये सेल ने क्या किया, अपना एडेप्टेशन किया और अपना नंबर जो है बढ़ा दिया। इससे ऐसे करते करते क्या है, हमारा ऑर्गन का साइज हमारा बढ़ जाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ हाइपरप्लेजिया। इसमें हमारा ए आता है फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया एंड बी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। सबसे पहले हम ए को देखेंगे। इसमें हमारा होता है हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये किसी बाहरी हार्मोन से क्या स्टिमुलेट होता है। ठीक है, अकरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आता है हाइपरप्लेजिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये बोल रहा है कि फीमेल ब्रेस्ट का साइज हमारा प्यूबर्टी में बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इसमें हमारा ब्रेस्ट साइज का क्या हो जाता है, हाइपरप्लेजिया, यानी नंबर ऑफ सेल क्या इंक्रीज हो जाता है जिससे हमारा ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसका ये नंबर 1 एग्जांपल हो गया। नंबर 2 एग्जांपल हम पढ़ते हैं, हाइपरप्लेजिया एज वेल एज हाइपरट्रोफी। ये बोल रहा है कि ये सेम एग्जांपल हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी का सेम एग्जांपल है, मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको। मायोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी, जो हमारी यूट्रस की 3 वॉल होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो उसमें मायोमेट्रियम क्या है, ठीक हो जाती है, यानी उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, नंबर ऑफ सेल क्या है, बढ़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मायोमेट्रियम क्या ठीक हो जाती है। ठीक है, नंबर 3 हमारा आता है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है और उसका साइज क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 4 कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। गाइस, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया में आपको हाइपरट्रोफी में भी बता चुका हूँ। जब किसी पेयर ऑर्गन में एक ऑर्गन को हम रिमूव कर देते हैं तो दूसरे वाले ऑर्गन का क्या साइज बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 रीजनरेशन ऑफ द लीवर इन पार्शियल हिपेटेक्टमी। पार्शियल हिपेटेक्टमी में होता क्या है, हम लीवर को कट कर देते हैं तो उसके बाद लीवर क्या हमारा वापस से अपनी पुरानी साइज में आ जाता है, रीजनरेशन कर लेता है। यानी वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए हिपेटोसाइट्स क्या करते हैं, हाइपरप्लेजिया, नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहे हैं और पूरा हमारा लीवर जो है वो हमारा लीवर बन के आ जाता है पूरा जैसा पहले था। ठीक है, ये था हमारा ए फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। अब हम पढ़ेंगे बी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। अब पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या है हमारा, मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया आर ड्यू टू एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, ये हॉर्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर से हमारा क्या स्टिमुलेशन होता है इसका। तो इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया ड्यू टू ईस्ट्रोजन एक्सिस। ये बोल रहा है कि एंडोमेट्रियम जो है हमारी जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम यूट्रस की लेयर, उसका हाइपरप्लेजिया होता है हमारा ईस्ट्रोजन एक्सिस से। ईस्ट्रोजन की वजह से ही वो हमारा स्टिमुलेट होता है और वहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ने लग जाता है जिसे हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन एक्सिस। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इन वुंड हीलिंग देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। जब हमारे चोट लग जाती है तो उसका जो हमारा वुंड हीलिंग होता है उसमें हमारा
फाइब्रोब्लास्ट हमारा डिपॉजिट हो जाता है, जिससे हमारा स्कार बन जाता है और वो हमारा जो चोट लगा था, जो वुंड था, वो भर जाता है। तो उसमें प्रोलिफेरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड एंडोथेलियल सेल। अब इसी का थर्ड एग्जांपल आता है फॉर्मेशन ऑफ स्किन वार्ट फ्रॉम हाइपरप्लेजिया ऑफ एपिडर्मिस ड्यू टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 3, एट्रोफी। एट्रोफी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाइपरट्रोफी में क्या होता है, सेल का साइज बढ़ जाता है। हाइपरट्रोफी का ही जस्ट अपोजिट हमारा है एट्रोफी, यानी इसमें सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है। सेल का साइज भी डिक्रीज हो जाता है और नंबर भी उसका डिक्रीज हो जाता है। अब सेल का साइज और नंबर जब डिक्रीज होगा तो यानी इसमें ऑर्गन का साइज भी डिक्रीज होगा। ऑर्गन क्या हो जाएगा हमारा, छोटा, यानी श्रिंक। देखिए, ये है हमारा नॉर्मल सेल। अब हमारा ये है सेल पे कोई भी स्ट्रेस बाहर से आया, सेल ने हमारा क्या एडेप्टेशन किया और ये सेल हो गया हमारा क्या, छोटा, श्रिंक हो गया। तो इसका टाइप्स आते हैं अभी हम। टाइप्स में इसका एक फिजियोलॉजिकल एट्रोफी है और एक है हमारा पैथोलॉजिकल एट्रोफी। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी पढ़िए अभी। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी क्या है हमारा, एज के साथ साथ ये प्रोसेस हमारा चलता है। एट्रोफी इज ए नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग इन सम टिश्यूज। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1 इसका एग्जाम्पल है एट्रोफी ऑफ थाइमस इन एडल्ट लाइफ। जो हमारा थाइमस ग्लैंड है उसका साइज छोटा हो जाता है हमारा एडल्ट लाइफ में। ठीक है। नंबर 2 पे देखिए हमारा एट्रोफी ऑफ गोनेड्स इन मीनोपोज। गाइस, मीनोपोज से अभी आप समझते होंगे कि 40 प्लस जब एज फीमेल का हो जाता है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हमारा रुक जाता है, उसी को बोलते हैं हम मीनोपोज। तो एट द टाइम ऑफ मीनोपोज हमारा गोनेड्स का जो है हमारा साइज डिक्रीज हो जाता है, यानी उसका हो जाता है हमारा एट्रोफी। अब हमारा नंबर 3 एग्जाम्पल पे आएंगे, एट्रोफी ऑफ द ब्रेन विद एज। गाइस, जैसे हम किसी बूढ़े बुजुर्ग को अपने घर में, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको बोलते हैं ना कि इनका ब्रेन जो है, उनका दिमाग जो है बच्चों जैसा हो गया है। यानी क्यों बोलते हैं कि दिमाग जो है एज के साथ साथ छोटा हो जाता है। ये इसका थर्ड एग्जाम्पल है। अब आते हैं नंबर 4th एग्जाम्पल पे, एट्रोफी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू विद एज। ठीक है। तो ये अभी चारों एग्जाम्पल जो हमने आपको बताए हैं, ये हैं हमारे फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जाम्पल। अब इसका आता है टाइप बी, पैथोलॉजिकल एट्रोफी। पैथोलॉजिकल एट्रोफी में समझने वाली बात यह है, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा स्टारवेशन एट्रोफी। स्टारवेशन यानी नाम में ही है इसका, स्टारवेशन मतलब भूखा रहना। अभी कोई इंसान अगर गवर्नमेंट से कोई चीज़ चाहता है तो वो धरना देगा, तो धरने में क्या है, वो उपवास पे बैठ जाएगा, यानी खाना नहीं खाएगा लंबे टाइम तक। अब ऐसे में खाना नहीं खाएगा तो अभी बॉडी क्या है, हमको मरने नहीं देगी, हमें बचाएगी। तो अब बचाने के लिए उसमें क्या होगा हमारा, किस किस चीज़ का एट्रोफी होगा वो जान लीजिए। सबसे पहले जब वो बंदा जो हमारा भूखा है तो उसमें क्या होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट का डिप्लीशन। सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देगा टूट टूट के। उसके बाद नंबर आता है हमारा फैट, तो उसके बाद हमारा फैट हमें एनर्जी देगा। उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन का नंबर। तो इसमें हमारा क्या होगा, इन सब चीज़ों का क्या हो रहा है हमारा एट्रोफी, यानी जो हमारे पास जो स्टोर था, एक हमारे पास भंडार था, वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, यानी कम हो रहा है, उसका एट्रोफी हो रहा है। इसके बाद नंबर 2 एग्जाम्पल आता है हमारा इस्चेमिक एट्रोफी। इस्चेमिक एट्रोफी होता क्या है, समझ लीजिए। इस्चेमिक एट्रोफी में होता क्या है, जो हमारा ब्लड वेजल्स है उसका जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी इसमें जो ब्लड फ्लो होने का जो हमें एरिया मिल रहा था पहले ब्लड वेजल्स के अंदर, तो उसमें अब हमारा एरिया क्या कम हो जाता है। एरिया कम हो जाता है तो हमारा ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि हमारा उस ब्लड वेजल्स का जो ऑर्गन था वो क्या हो जाता है, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से वो श्रिंक हो जाता है, वो ऑर्गन श्रिंक हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा नंबर 3, डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज यानी इसके नाम में ही पता चल रहा है, किसी चीज़ को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, श्रिंक। ठीक है। प्रोलॉन्ग डिमिनिश एंड फंक्शनल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद डिसयूज एट्रोफी ऑफ ऑर्गन, यानी वो ऑर्गन क्या हो जाता है हमारा, श्रिंक, अगर हम उसको लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर 4 आता है हमारा एंडोक्राइन एट्रोफी। एंडोक्राइन एट्रोफी में होता क्या है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा हार्मोन्स निकलते हैं जो कि अलग अलग ऑर्गन पे हमारा एक्ट करते हैं। पिट्यूटरी से निकलने वाला ACTH क्या है हमारा, एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। TSH हमारा थायराइड पे एक्ट करता है। LH एंड FSH हमारा ओवेरीज एंड टेस्टिकल, यानी फीमेल एंड मेल में हमारा एक्ट करते हैं। तो अभी गाइस समझने वाली बात ये है,
अगर हमारा ये पिट्यूटरी पे कोई स्ट्रेस आया या फिर इसको कोई डैमेज हुआ तो यानी ये हॉर्मोन्स हमारा क्या है, हॉर्मोन्स नहीं बनेगा, यानी नहीं आएगा। अब हॉर्मोन्स जब हमारा आएगा ही नहीं तो अभी हमारा टारगेट ऑर्गन जो है एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड है, ओवेरीज है या फिर टेस्टिकल है, उन पे एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये ऑर्गन हमारे क्या हो जाएंगे, ये श्रिंक हो जाएंगे। ये हमारा टेस्टिकल, ओवेरीज, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड क्या है हमारे, हो जाएंगे श्रिंक, यानी छोटे हो जाएंगे, उनका हो जाएगा एट्रोफी। तो गाइज ये हमारा सेलुलर एडेप्टेशन चैप्टर का क्या था, पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे आपको मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।